Good morning, students. We are going to start our sixth chapter, Improvement in Food Resources. Right? In this chapter, we will study to improve our food resources. As we know about it, that we have only two main food resources. First one, that is food from plants, and second one, that is food from animals. Only two sources are there, and we have to improve these resources because of the growing population. Because well we know about India, that approx we are going to cross more than 130 uh, 130 crore population. Okay, so at this time it is very important to improve our food resources. It means in this chapter we will study how to enhance, how to produce more and more crops, more and more uh, just we can say milk production, so that we can give it to all the people, we can provide to all the people. Okay, now we are going to start it. The following activities can lead to an important in crop production. Okay, अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तीन बेसिक बातों पर ध्यान देना पड़ेगा. फर्स्ट वन, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. ओके स्टूडेंट्स, सपोज दैट आपका सब कुछ सही है लेकिन आपकी क्रॉप की वैरायटी अच्छी नहीं है, देन यू आर अनेबल टू गेट more and more crop. Okay, so first one important thing is to improve the variety. Second one, crop production improvement. Okay, second one, प्रोडक्शन इम्प्रूव करना भी इम्पॉर्टेंट है. थर्ड वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. आप सपोज दैट आपने वैरायटी अच्छा लिया, सब कुछ आपने सही किया, लेकिन आपने अपने क्रॉप को अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं दिया. प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, then you will be unable to get more and more crop. Okay, then first one part we are going to discuss here, crop variety improvement methods. Okay, हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट मेथड्स के बारे में. फर्स्ट वन, दैट इज very common method of improvement, that is hybridization. Nowadays, dear students, you are seeing that more and more crops which are available, more and more seeds are available of different types of the crops that are hybrid in nature. Okay, in this method, by which two characters present in different organism can be brought together into one organism. Okay, इसमें एक ही फसल के या तो हम कहें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दो गुण या उससे अधिक गुणों को एक साथ करने की प्रक्रिया को ही हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. सपोज दैट कोई प्लांट है, ये है जिसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो प्रोडक्शन अच्छा देता है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम है, वो रोगों से लड़ने की क्षमता उसकी कम है. लेकिन अगर ऐसा किया जाए कि एक ही प्लांट में ये दोनों गुण अगर हम मिक्स कर दें तो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. तो यहाँ पर ऐसी क्वालिटी इम्प्रूव की जाती है सो दैट इम्प्रूवमेंट हो सके हमारे क्रॉप में. नो नाउ नेक्स्ट, चेंजिंग मेच्योरिटी टाइम. ओके, मेच्योरिटी टाइम को भी चेंज करना ये भी इम्पोर्टेंट है. सपोज दैट अगर कोई भी क्रॉप आपकी यील्ड तैयार हो रही है 60 डेज़ में, 90 डेज़ में, तो अगर हम उसे 50 डेज़ में ही कंप्लीट अगर कर लेंगे तो नेक्स्ट 10 डेज़ के बाद हम न्यू क्रॉप को लेने में सक्षम हो सकेंगे, और इस तरीके से हम बार बार और अच्छी फसल लेने में सक्षम होंगे. बाय ग्रोइंग अ प्लांट दैट ग्रोज and yield faster, the crop cycle is reduced to increase the profit.
और इस तरीके से फार्मर्स को प्रॉफिट भी अधिक से अधिक मिलने के चांसेस होंगे। अदर एग्रोनॉमिकल फैक्टर्स, ओके, आइए देखते हैं अदर एग्रोनॉमिकल फैक्टर्स में क्या आते हैं। शॉर्ट प्लांट्स आर बेनिफिशियल इन सीरियल्स सो दैट न्यूट्रिशन इज नॉट कंज्यूम्ड बाय द प्लांट टू ग्रो taller, ओके। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द यील्ड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ओके। क्या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉप की यील्ड और क्वालिटी को अफेक्ट करता है। फर्स्ट वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रेनफॉल। प्रॉपरली अगर रेनफॉल नहीं हो रहा है तो इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, फसल अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। सॉयल क्वालिटी, यस, सॉयल मस्ट बी फर्टाइल, एल्कली नहीं होना चाहिए, ओके। बेसिक एसिडिक या बेसिक नेचर का सॉयल नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसमें डिफरेंट टाइप की केमिकल्स को यूज करके उसको नॉर्मल किया जाए। देन थर्ड वन दैट इज डिजीजेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उस प्लांट को। अगर प्लांट या एनिमल डिफरेंट टाइप के डिजीजेस से अगर वो प्रोटेक्टेड हुआ, क्रॉप अगर प्रोटेक्टेड हुआ, तो वहाँ पर आपको प्रोडक्शन मिलने के चांसेस मैक्सिमम बनते हैं। देन नेक्स्ट वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वीड एंड पेस्ट। अगर डिफरेंट टाइप्स के वीड्स और पेस्ट अगर ये आपकी प्लांट को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो समय समय पर वीडिंग होना चाहिए, और वीडिंग करने के बाद टाइम टू टाइम वीडीसाइड या पेस्टिसाइड का हमें स्प्रे करना कंपलसरी होता है, ओके। ट्रेड्स टू बी इम्प्रूव्ड इन अ क्रॉप, ओके। आप क्या क्या ट्रेड्स में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, किस किस क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। फर्स्ट वन, हाई यील्ड, पहली बात की वो अधिक से अधिक उपज दे। दूसरी बात, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट लाइक ड्राउट, फ्लड, वीड एंड पेस्ट, मतलब हमारी जो क्रॉप हो उसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस की कैपेसिटी हो, वो फ्लड को, वीड को, पेस्ट को वो आसानी से वो झेल सके, उसकी ऐसी क्षमता होनी चाहिए। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, ओके, एडेप्टेशन भी उसके अंदर होना चाहिए, ओके। डिफरेंट डिजीजेस, फ्लड और सबके प्रति उसके अंदर एडेप्टेशन होना चाहिए। डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी देयर एंड हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसके साथ साथ इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हाई होना चाहिए, अधिक से अधिक न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन अच्छा दे सके, ओके। नेक्स्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, nutrient management, okay. Nutrient management is also very important, as you know well that there are 16 nutrients that are essential for the plants, okay. plants को लगभग 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दिया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर कॉल्ड द फ्रेमवर्क एलिमेंट, ओके। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये फ्रेमवर्क होते हैं, इन्हीं से अलग अलग डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स का निर्माण होता है। द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट, ओके। यहाँ पर देखिए न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के में डिवाइड होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी अधिक से अधिक प्लांट को ज़रूरत पड़ती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसकी लो क्वांटिटी में प्लांट्स को ज़रूरत होती हो, रिक्वायरमेंट होती हो, ऐसे न्यूट्रिएंट को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दैट आर आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन एट्सेट्रा, दैट आर called as micronutrient. Next one that is manure. We will discuss about manure. Manure, which is very important thing. Manure is prepared by the decomposition of animal excreta and plant waste. ये कैसे बनते हैं? ये एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट से ये बनाए जाते हैं। Manure is known to have a large quantity of organic matter and little amount of प्लांट न्यूट्रिएंट, ओके। तो इसमें सबसे अधिक से अधिक क्या पाई जाती है? ऑर्गेनिक मैटर पाई जाती है। मैन्योर हेल्प्स इन इनरिचिंग द सॉइल विथ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट, यानी मैन्योर्स क्या करते हैं?
ये सॉयल को अधिक से अधिक ऑर्गेनिक मैटर उपलब्ध कराते हैं, इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट भी उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। काउ डंग, एनिमल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड टू फॉर्म मैन्योर। ओके, तो मैन्योर कैसे बनता है? मैन्योर बनाने के लिए हमें काउ डंग, एनिमल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट इन सभी को एक साथ रख करके उसको डिकम्पोज कराना होगा किसी एक पिट में, और मोर देन 3 months फिर हम पिट को पहले हम ढक दें और फिर बाद में उसको ओपन करके उसमें से कम जो भी मैन्योर है उसे निकाल सकते हैं। 2 types of manure are there. First one that is compost and second one that is green manure, right? Now we will discuss here about fertilizers. Okay, fertilizer manures are natural things, but fertilizers are chemical things. Fertilizers are commercially available plants nutrients. They can be organic or inorganic in nature. They ensure the healthy growth and development of plant by providing nitrogen, phosphorus, potassium, etc. Okay, ये ऐसे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं जो प्लांट को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं, और ये प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि को प्रोवाइड कराने में मदद करते हैं। यूरिया, पोटास, अमोनियम नाइट्रेट ये सभी फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल सच एज लाइव स्टॉक, excreta, cow dung, vegetable waste, domestic waste and sewage waste are decomposed in a pit to release the inorganic matter and nutrient. Okay, तो इसमें कंपोस्टिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनिमल एक्सक्रीटा, वेजिटेबल वेस्ट इन सभी को एक साथ किसी पिट में डाल करके उसको डिकम्पोज कराया जाता है। व्हेन कंपोस्टिंग इज डन using earthworm to hasten the process, the decomposition is known as vermicomposting. Okay, जब कंपोस्टिंग कराने के लिए अगर अर्थवर्म की इस्तेमाल की जाती है तो उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अदर मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स, आइए देखते हैं और अन्य किस मेथड से प्लांट को हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट इन्वॉल्व्स a limited use of chemicals such as fertilizer, pesticide, herbicide. ओके, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स या पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया जाता है। वाटर स्कैर्सिटी इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड, सो देयर इज अ ग्रेट नीड टू मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेस। ओके, इस तरीके से देखा जाए तो इसके वाटर की स्कैर्सिटी हमारे क्रॉप को सबसे अधिक प्रभावित करती है, इसलिए इसका प्रॉपर मैनेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। द प्रोसेस इन विच वाटर रिक्वायरमेंट यूजुअली फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इज मेट फॉर सोर्सेस अदर देन रेन इज नोन एज इरिगेशन। ओके, रेन के अलावा हम प्लांट को खुद से जब हम उसको वाटरिंग करते हैं तो इसे हम कहते हैं इरिगेशन। आइए देखते हैं डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स क्या हैं। डिफरेंट दैट आर डग वेल्स, ट्यूब वेल्स दैट आर यूज्ड टू सप्लाई वाटर इन क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड्स, ट्यूब वेल्स आर यूज्ड टू पंप up the groundwater and to release it in fields as per requirement. Canals are man-made water channel system which are used to deliver adequate water to the field. Canal are connected with a water reservoir or river to distribute water in the fields. Okay, then next one that is river lift system. River lift system is directly drawn from the river. रिवर लिफ्ट सिस्टम में ऐसा होता है कि रिवर से पानी को उठाया जाता है एंड देन इट इज़ सप्लाइड टू इरिगेट फील्ड क्लोजर टू द रिवर, और नदी के करीब किसी भी फार्म को इरिगेट किया जाता है। दिस इज़ बिकॉज इन सम रीजन्स कैनाल्स आर इरेगुलर
and insufficient because of low water level in the river. ओके, लो वाटर लेवल रहने की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस तरीके से इरिगेट किया जाता है. नाउ टैंक्स आर स्मॉल water storage reservoir. These are helpful in delivering water in smaller areas. ओके, तो छोटे छोटे जगहों पर पानी की सप्लाई को बनाए रखने के लिए वाटर टैंक का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम. इम्प्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम से क्या फ़ायदा है? इट इंक्रीजेज क्रॉप प्रोडक्टिविटी. ओके, इस कारण से क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है. इंश्योर्स continuous supply of water to the fields. Dams stop the flowing of water and reduces the soil erosion. Increase agricultural practices in regions with low rainfall. Then controls flood by diverting excessive rainwater into the storage reservoirs. The net crop yield can also be increased by adopting better क्रॉपिंग पैटर्न्स सच एज इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. आइए देखते हैं कि और भी कुछ तरीके हैं जिसको अप्लाई करके हम क्रॉप को और बेहतर बना सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मिक्स्ड क्रॉपिंग. आइए देखते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है. मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same field in such a way that a few rows of crops alternatively with a few rows of other crops, and both the crops have different nutritional requirement. देखिए इंटरक्रॉपिंग में क्या होती है, पैटर्न वाइज एक लाइन दूसरी फसल होती है, दूसरे लाइन में दूसरी फसल होती है. इस तरीके से उनकी अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू के आधार पर प्लांट को क्या किया जाता है, प्लांट को इसकी सोइंग की जाती है. द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. राइट, क्रॉप रोटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन क्रॉप रोटेशन when in a particular patch of field, if the crop is taken, suppose that pea plant, in next season there will be mustard. It will be very beneficial for the soil. Okay, that is the crop rotation, and which is very important for the for agricultural industry. Once the soil becomes exhausted with excessive farming, it left uncultivated for 1 or 2 seasons so that it can regain its fertility. Okay, अब जब 1 या 2 सालों तक, अब जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो चुकी है कि खेत, एक सपोज दैट कोई फार्म है, उसकी बहुत अधिक एक्सप्लॉयटेशन हो चुकी है, तो उसे कुछ ईयर्स के लिए, फॉर फ्यू ईयर्स, उसको अनकल्टिवेटेड वैसे ही छोड़ दिया जाए ताकि उसकी फर्टिलिटी अगेन गेन हो सके. क्रॉप प्रोटेक्शन, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ वीड एंड पेस्ट अफेक्ट द क्रॉप एंड रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी. ओके, क्रॉप प्रोटेक्शन और अनकंट्रोल्ड वीड्स और पेस्ट ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं. आफ्टर हार्वेस्टिंग, क्रॉप इज at high risk getting spoiled by different biotic and abiotic factors, so it should be properly stored. Okay, तो इसके साथ साथ जब हम फसल की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद भी वह क्रॉप रिस्क पर रहती है, तो उसको हमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. मेथड टू प्रोटेक्ट क्रॉप, यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरेडिकेटिंग वीड्स, पेस्ट एंड इन्फेक्शनल डिजीजेज. ओके, तो हम आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करेंगे, क्या मेथड अप्लाई करेंगे. पेस्टिसाइड्स आर कॉमनली अनअवेलेबल एज हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड. Excessive use of these chemicals can cause health hazard and environmental problems, so one should not be overused. Okay, so इसका मतलब ये है कि इसकी अधिक से अधिक यूज़ नहीं की जानी चाहिए.
सम अदर मेथड टू रिमूव वीट फ्रॉम द फील्ड। ओके, जनरली किस तरीके से उसको निकाला जा सकता है? मैकेनिकल रिमूवल, प्रॉपर सॉइल एंड सीड प्रिपरेशन। अगर सही ढंग से सॉइल प्रिपरेशन और प्रॉपरली सीड प्रिपरेशन की जाती है तो भी इससे ये सिस्टम होता है कि कम से कम वीड्स उत्पन्न होने के चांसेस बनते हैं। मैकेनिकल मेथड में अपने खुद से फार्मर अपने हाथों से उसे हटा देता है। टाइमली showing up crop intercropping and crop rotation is also very important part. It helps in controlling the weed. Use of resistant variety of crop which resist the attack of pathogens. Okay, तो ट्रांजेनिक प्लांट को यूज बोया जाना चाहिए जिसमें ये कैपेसिटी होती है कि वह उसके ऊपर किसी प्रकार का डिजीज़ अटैक नहीं करता है। समर प्लाविंग which include deep plowing to destroy weed and pest. ओके, समर में हमको डीप प्लाविंग करवानी चाहिए। अब आइए देखते हैं ग्रेन स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को कैसे स्टोर किया जाए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, हाउ टू स्टोर द ग्रेन। इफ़ यू हैव डन ऑल द वर्क वेल, आपने सब काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन अगर आप अच्छे से ग्रेन को स्टोर नहीं कर पाएंगे तो वैसे भी वही स्पॉयल होने के चांसेस मैक्सिमम बनते हैं। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम वेरियस बायोटिक फैक्टर लाइक इंसेक्ट, rodents, abiotic factors like water, wind, as these factors can make a big harm to the grain. देखिए क्यों उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारे ग्रेन को बहुत अधिक नुकसान पहुंचने के चांसेस होते हैं। कंट्रोलिंग मेजर्स यूज्ड बिफोर स्टोरेज। ओके, स्टोरेज के पहले क्या कंट्रोल मेथड हमें यूज करना चाहिए? प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप बिफोर स्टोरेज। ओके, स्टोरेज से पहले उसकी बराबर अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। कंप्लीट ड्राइंग फर्स्ट इन सनलाइट देन इन शेड। ओके, सबसे पहले उसको अच्छे से सुखाना चाहिए, पहले सनलाइट में, देन उसके बाद उसको छाए में सुखाना चाहिए। इसके साथ साथ फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस है, फ्यूमिगेशन प्रोसेस भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी हियर अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। आइए देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। ओके, इट डील्स विद द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक। दीज इंक्लूड कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश कल्चर एंड बी कल्चर। ओके, तो एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत हम इस चैप्टर में कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश कल्चर और बी कीपिंग को हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है कैटल फार्मिंग। इट इज़ डन टू ऑब्टेन मिल्क एंड ड्रॉट लेबर कैटल्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज़। इसमें जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल एनिमल्स, इनसे मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, और जो मेल्स होते हैं उनकी मदद एग्रीकल्चरल में ड्रॉट के लेबर के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। दे कैन बी अचीव्ड बाय प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड ब्रीड्स एंड बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर शेल्टर, क्लीनिंग फैसिलिटीज़ टू द एनिमल्स। ओके, अगर हम एनिमल को उनके बराबर साफ सफाई रखते हैं और उनको सही से क्लीन्ड शेल्टर पे अगर हम उन्हें रखते हैं, देन इट विल गिव अस good production. Hybrid cattle breeds are produced by crossing the two superior breed in which both the characters milk pro. ओके, देखिए कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनके माध्यम से हाइब्रिड अगर ब्रीड उपयोग किया जाएगा तो इससे क्या होगी कि आने वाले समय में सुपीरियर क्वालिटी के डिफरेंट एनिमल्स होंगे जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी जो मैक्सिमम मिल्क हमें प्रोवाइड करने में सक्षम होगी। ना पोल्ट्री फार्मिंग, आइए देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है। इट इज़ अंडरटेकिंग टू ऑब्टेन एग प्रोडक्शन एंड मीट प्रोडक्शन। ओके, तो पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत
दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। पहला तो एग प्रोडक्शन होता है और दूसरा मीट प्रोडक्शन। एग लेयर्स की मदद से एग का प्रोडक्शन होता है और ब्रॉयलर्स की मदद से मीट प्रोडक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इज टू इम्प्रूव फॉलोइंग ट्रेड्स: नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, ड्वार ब्रॉयलर्स, पेरेंट फॉर commercial chicken production, and disease resistance are available. Okay, now about fish farming. आइए देखते हैं फिश फार्मिंग क्या होता है। फिश फार्मिंग इज a cheap source of animal protein for our food. Therefore, fish culture is an important part of animal husbandry. Okay, इस तरीके से देखा जाए तो एनिमल हस्बेंड्री का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। Farming can be done both in fresh water, it means it can be done in river, pond, etc. and marine ecosystem also. Marine ecosystem में भी इसकी फिश फार्मिंग की जा सकती है। नाउ एपीकल्चर, आइए हम लोग जानते हैं एपीकल्चर क्या होता है। It is a practice of beekeeping. Okay, bee farms are also known as apiaries. Okay, bee farm को apiaries के नाम से भी जाना जाता है। The quality of honey produced does not depend upon the variety of bees used. Okay, the quality of honey is greater affected by both the quantity and quality of available flower from which bees collect the nectar and pollen grain. Okay, तो अगर हमें प्रोडक्शन इसके लिए अधिक से अधिक लेना है तो यह डिपेंड करता है कि आपके आपके एपीकल्चर सिस्टम के आसपास फ्लावर्स की अवेलेबिलिटी का क्या सिचुएशन है। अगर ये अच्छे से अवेलेबल होगा तो बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन आपको मिलेगी। लोकल वेराइटी ऑफ ब्रीड दैट आर commonly for honey production. Okay, Apicus serena, Apicus dorsata, A flori, ये सभी लोकल वेराइटीज़ हैं जो कॉमनली हनी प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। एन इटालियन बी वैरायटी ए मेलिफेरा इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी, यानी कमर्शियल वे में देखा जाए तो हनी प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी वैरायटी क्या होती है, दैट इज़ योर इटालियन वैरायटी। एनिमल्स एंड दियर प्रोडक्ट्स, आइए देखते हैं एनिमल्स और उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। ओके, मिल्क एंड फ्लेश यील्डिंग एनिमल्स, मिल्क और फ्लेश यील्डिंग एनिमल्स कौन कौन से हैं, दैट आर कैटल, पोल्ट्री, पिग, शीप एट्सेट्रा। एंड ड्रॉट एनिमल्स आर donkey, horse, mule, etc. Fiber, hide and skin yielding animals that are sheep, goat, cattle, camel. Some important animals, आइए देखते हैं कुछ important animals में कौन कौन से animals होते हैं। From cattle we obtain milk, cow dung for gobar gas and manure for them, also used to plow field. Sheep and goat, it provides us wool, hide and meat. Pig, it provides pork and hide. Poultry, it provides us meat and eggs. With the help of fishes, we act as nutritious food. इसकी मदद से हमें न्यूट्रिटस फूड प्राप्त होती है। फ्रेश वाटर फिशेज, जिसमें कतला और रोहू, इनसे हमको फ़िश की अच्छी वैरायटी प्राप्त होती है। मैरीन फिशेस, दैट इज हिल्सा एंड सैल्मन। ओके, हनी बीज रियर्ड टू ऑब्टेन हनी एंड बी वैक्स। ओके, तो इनसे क्या हो जाता है, हनी बी और वैक्स बनाया जाता है। क्वीन बी ले एग्स विच आर फर्टिलाइज्ड बाय ड्रोन। ओके, ड्रोन की मदद से क्वीन हनी बी इसको फर्टिलाइज करती है। द वर्कर बी लुक्स आफ्टर
larva and collect nectar from the flower to produce honey. Rearing honey bees on commercial scale is called as apiculture. ओके, एपीकल्चर क्या होता है और ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होता है? यह फार्मर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कराने में मदद करता है. नाउ अबाउट सिल्क मॉथ. इट प्रोड्यूसेस सिल्क larva develop into cocoon whose body is covered with silk threads. The commercial rearing of silk moth is called sericulture. Food from animals. आइए देखते हैं एनिमल से कौन कौन से फूड मिलते हैं. मिल्क obtained from cow and cow, buffalo, goat and camel. Meat that is obtained from chickens, goat and sheep. Eggs obtained from chicken and ducks. Some common diseases of useful animals. आइए देखते हैं यूजफुल एनिमल्स के लिए कुछ उसकी कॉमन डिजीजेस कौन सी हैं जो उसे अफेक्ट करती हैं. कैटल के लिए डायरिया, स्मॉल पॉक्स, नेक्रोसिस, एंथ्रेक्स, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, पिंकी, mad cow disease, and for poultry that is fowl-pox, cholera, tuberculosis and diarrhea. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंट डिजीजेज हैं, इन डिजीजेज का इनके ऊपर सबसे अधिक इम्पैक्ट पड़ता है और इसके कारण अगर ये चिक प्रोडक्शन के लिए अगर ये सब डिफरेंट एनिमल्स हैं तो या तो ये एग ले करना बंद कर देती हैं या तो इनकी डेथ हो जाती है. ओके, और इसके साथ साथ अगर कैटल के साथ इस तरीके की समस्या डायरिया या डिफरेंट समस्या क्रिएट होती है तो आने वाले समय में उसके मिल्क पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर plants and animals healthy and these healthy crops and just we can say crops and animals will give us healthy and nutritious food which will grow our country, our nation more and more. So it is very important to improve our variety of crops. Okay students, that's all for the day. Bye bye. Thank you.